हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कौन है तमाम दिन गेम ऑन रही और चंद घंटों बाद हतमी तौर पे चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो जाएगा। नया चेयरमैन सेनेट कौन होगा, पिछले कई दिनों से और खास तौर पे 3 दिन से गुज़श्ता जो इस हवाले से मुलाकातें, मुशावरतें जोड़ तोड़ शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में और सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि फाटा से लेकर कराची तक जोड़ तोड़ का सिलसिला पूरे उरूज पे था। 3 मजबूत उम्मीदवार इसमें सामने आ रहे थे। नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की प्रपोजल दी थी रज़ा रब्बानी साहब के हवाले से और ये भी कहा था कि अगर रज़ा रब्बानी नहीं बनते तो फिर नून लीग राजा सफरुल हक साहब या मीर हासिल बसिंजो साहब के नाम पे गौर कर रही है। उधर ऑपोजिशन की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने वज़ीर आला बलोचिस्तान के साथ मिलकर सादिक संजरानी का नाम चेयरमैन के लिए और अनवारुल हक काकड़ का नाम डिप्टी चेयरमैन के लिए नामजद किया। फिर कहा कि पीपल्स पार्टी का डिप्टी चेयरमैन भी मंजूर किया जा सकता है। सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग रही। अब प्रोबेबल कैंडिडेट्स में से मजबूत तरीन कौन है और आगे चल के ये सूरत हाल क्या मोड़ इख्तियार कर सकती है, इसी हवाले से बात करेंगे कि आगे का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या रहेगा। चंद घंटों के बाद चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो जाएगा और ऐवान बाला में किसका राज होगा ये भी सामने आ जाएगा। इन सब मामलों पे बात करेंगे। जी आज मेरे साथ बहुत सीनियर मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम सहाफ़ी तज्ज़ियाकारों दानिश्वरों का पैनल मौजूद है। लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, दानिश्वर हैं, जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार दानिश्वर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ बैठे हैं जनाब अवैस तौहीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, दानिश्वर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। और थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे मज़हर अब्बास साहब, कराची में सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। शामी साहब सबसे पहले आपके पास में आऊँगी। नवाज शरीफ साहब ने रज़ा रब्बानी का नाम दे के पीपल्स पार्टी को बहुत मुश्किल में डाल दिया और अगर जरदारी साहब उस तरह से रिएक्ट ना करते रज़ा रब्बानी के नाम पे तो शायद पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी मुश्किल में ना आती जिस मुश्किल में उसने आज अपने आप को डाल दिया था। देखें, नवाज शरीफ साहब ने जो रज़ा रब्बानी साहब का नाम पेश किया वो एक फितरी मामला था। रज़ा रब्बानी जो है वो सेनेट के चेयरमैन रहे हैं और उन्होंने तमाम जमातों का एतमाद जो है हासिल रखा है। किसी ने कोई बेइत्मीनानी जाहिर नहीं की उनके कंडक्ट पे, सब मुतमिन रहे और बड़े वकार के साथ और मतानत के साथ उन्होंने सेनेट के अमूर को चलाया और सेनेट की साख में भी इजाफा किया। अब देखिए जिस तरह से वह कमेटीज काम कर रही थी, उनकी रिपोर्टें छपी, फिर उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई, फिर उन्होंने पब्लिक पिटीशंस लेने का सिलसिला भी शुरू किया, लोग भी इसमें इन्वॉल्व हुए, अपने मसाइल जो है वो वहाँ सेनेट में दरखास्तें देने लगे। इसी तरह सेनेट जो है उसके अरकान जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी शामिल किए गए। तो एक सेनेट जो है उसका रोल जो है वो बड़ा असर्टिव था और रज़ा रब्बानी साहब ने फिर आप देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाया, चीफ जस्टिस को बुलाया, तो एक मामलात को बड़े आसान तरीके से चलाया। और मेरा ख्याल है कि हर शख्स का यह ख्याल था कि इस पे जरदारी साहब को या पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं होगा। और नवाज शरीफ साहब ने जो नाम पेश किया वो कुछ चालाकी नहीं दिखाई बल्कि सोचा कि एक फितरी मामला है, उनको कंटिन्यू करना चाहिए। ये तो फिर बाद में मामला खुला कि पीपल्स पार्टी को वो कबूल नहीं है या जरदारी साहब को कबूल नहीं है और इस तरह उन्होंने अपने आप को एक मुश्किल में डाल लिया। ज़ियाउद्दीन साहब, शामी साहब कह रहे हैं कि रज़ा रब्बानी का नाम तजवीज़ करने में कोई चालाकी नहीं थी नवाज शरीफ साहब की,
जबकि पीपल्स पार्टी के जितने लोगों से मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब ने हमारे खिलाफ चाल चली, एक सियासी चाल चली, सियासी साजिश चली, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी का बंदा वो लाना चाह रहे थे अपनी पार्टी में से चेयरमैन, हो सकता है कि वो ना बनने देती एस्टैब्लिशमेंट। तो उन्होंने जरदारी साहब पर गेम डाल दी। एक तो ये जवाब दीजिएगा, दूसरा क्या जरदारी साहब को उस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था रजा रब्बानी के नाम पे? क्या उन्होंने अपने पांव पर एक तरह से कुल्हाड़ी मारी? देखिए, मसला ये है कि अगर आपको याद हो, जब जरदारी साहब ने कहा कि मैं नहीं चाहता जी, तो उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन भी किया क्यों नहीं चाहता। उन्होंने दो बातें तो बड़ी इंपॉर्टेंट की। एक बात उन्होंने की कि रब्बानी साहब ने नवाज शरीफ साहब की या PMLN की नॉन डेमोक्रेटिक जो मूव्स थे उनको सपोर्ट किया। ये बताए बगैर के कौन से थे भाई वो नॉन डेमोक्रेटिक मूव्स। दूसरी बात बहुत ज्यादा अहम चीज है, इस पे सारी कौम को गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 18th अमेंडमेंट में उन्होंने हमारे रिजर्वेशंस की परवाह नहीं की। अब हम सबको ये अंदाजा था कि विद ए पावरफुल प्रेसिडेंट सिटिंग इन द प्रेसिडेंसी, आसिफ जरदारी, पार्टी के कंट्रोल उनके हाथ में, और उस वक्त 18th अमेंडमेंट पास होता है विद कंसेंसस। तो लोगों को ये इंप्रेशन ये था कि जरदारी साहब का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा, वरना रब्बानी साहब जो है अपनी पार्टी को लेकर इतनी जबरदस्त कंसेंसस डेवलप नहीं करते। तो मुझे लगा कि ये 18th अमेंडमेंट वाली बात जो है बहुत ही अहम है। और अगर आप जरदारी साहब के 3 साल, रब्बानी साहब के 3 साल की जो मूव्स देखें, उन्होंने बार बार एस्टैब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को वार्न किया है कि 18th अमेंडमेंट जो है ना प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, इसको करें। यानी उसमें तो बड़ी डिटेल में भी जा सकते हैं हम। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे NFC का अवार्ड है, 7वें अवार्ड के बाद तो बात ही रुक गई है। उसके बाद जो इन्हें डिवॉल्वमेंट होती थी वो होनी चाहिए थी फेडरल मिनिस्ट्रीज़ की, वो नहीं हुई और मिनिस्ट्रीज बढ़ गई। और फिर एस्टैब्लिशमेंट का जो कंट्रोल पूरे मुल्क पे होता था बिकॉज ऑफ द 18th अमेंडमेंट बहुत वीक पड़ गया। तो ये एस्टैब्लिशमेंट भी कोशिश ये कर रही कि 18th अमेंडमेंट का कुछ किया जाए। तो इसीलिए मुझे लगा कि जरदारी साहब ने 18th अमेंडमेंट की जब बात की तो मुझे ये लगा कि जरदारी साहब एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, और इसी वजह से वो नहीं चाहते कि रब्बानी साहब वापस आए। और जहाँ तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है, उन्हें अंदाजा था कि जब तक उनके पास तो टोटल शायद 53 वोट नहीं होंगे। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे पास 53 मेरे पास नंबर नहीं है, तो अगर मैंने JOI को भी ले लूँ साथ, और उनको अचकज़ई साहब को भी ले लूँ, NAP को भी ले लूँ, NP नेशनल पार्टी को भी ले लूँ, तो भी शायद मैं कर नहीं सकूंगा नंबर्स। तो उन्होंने कहा कि भाई रब्बानी साहब दी बेस्ट, यानी उनकी ख्वाहिश भी शायद यही होगी कि असल में एक और एक ट्रेडिशन है गरीदा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब सदर होता है या कोई जब सदर बनता है कोई, तो वो अपनी पार्टी एफिलिएशन छोड़ देता है। इसी तरह स्पीकर जो नेशनल असेंबली का होता है वो भी अपनी पार्टी एफिलिएशन छोड़ देता है, और चेयरमैन सेनेट भी अपनी पार्टी एफिलिएशन छोड़ देता है। वो इसलिए कि उसके बाद जो है वो पूरे हाउस के वो कस्टोडियन हो जाते हैं और सदर पूरे नेशन का सदर हो जाता है। तो ये भी रब्बानी साहब ने ये काम, मैंने उनको भी जहन में यही होगा क्योंकि ही इज बीन ए ट्रू डेमोक्रेट, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो ये शायद एस्टैब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई। इसीलिए जहाँ तक मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट ने जो कोशिश की बलूचिस्तान में ताकि PMLN के पास नंबर्स ना हो फाइनली सेनेट के चेयरमैन इलेक्ट करने के लिए, और अपना कोई आदमी उनका शायद जहन में हो कि काकड़ को इलेक्ट करवा लें, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की भी पूरी कोशिश रही। इमरान खान साहब ने तो आउटराइटली कह भी दिया कि जो नून लीग का चेयरमैन हम किसी सूरत नहीं आने देंगे। अवैस तौहीद साहब जो 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं ज़ियाउद्दीन साहब रज़ा रब्बानी के मामले के हवाले से, 18वीं तरमीम पर रावलपिंडी के हलकों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जरदारी साहब को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसे में रज़ा रब्बानी का किरदार आइंदा के लिए, और गिवन दैट के नवाज शरीफ साहब ने उनका नाम प्रपोज किया था, आप सिनेरियो क्या डेवलप होता हुआ देख रहे हैं सेनेट के लिए? देखिए, जरदारी साहब की 18th अमेंडमेंट के बारे में रिजर्वेशंस कुछ नहीं लगती हैं क्योंकि 18th अमेंडमेंट तो 7-8 साल पुरानी बात है। पूरा एक लंबा प्रोसीजर था 2-2.5 साल का, जिसके अंदर कंसेंसस हासिल किया और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और उस पर जाहिर बात है कि जो हमारे अस्करी हल्के हैं उनको तशवीश है, जिस तरह आपने उसका अंदेश दिया, वो भी इस वजह से कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं
वो उनकी जो पावर्स जो प्रोविंसेस की तरफ गई हैं तो वो वहां पे डिलीवर करने में नाकाम हुए हैं। खुद प्रोविंसेस को भी इस बात का एहसास नहीं कि उनके पास कितनी पावर्स हैं अभी तक तो। लेकिन ये जो शामी साहब कह रहे थे कि उन्होंने कोई चालाकी नहीं की नवाज शरीफ साहब ने, मुझे ये नहीं पता कि कितनी जमहूरियत की चाहत थी प्रपोज करने में, लेकिन मुझे ये हकीकत के तौर पे पता है कि अवॉर्ड करने में भी सेनेट का टिकट लाले पड़े हुए थे रब्बानी साहब को। रब्बानी साहब ने, जो मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि एक दो करीबी लोगों से मशवरा किया, बिलावल भुट्टो साहब की इंसिस्टेंस पे हुआ, और जो वोट पड़े वो इस बात की अक्कासी कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब को इस बात का एहसास होगा कि कैंप में कहीं ना कहीं इख्तलाफात हैं। दूसरी बात ये गरीदा के इस वक्त चूंकि एक मौसम चला हुआ है, हवाएं चली हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट से लेके सारी सियासी जमातों को बलूचिस्तान के हकूक़ का बड़ा ख्याल आ रहा है। लग रहा है कि इस मौसम के अंदर ही पूरा पाकिस्तान का जो तारीख है वो तब्दील कर देंगे। सेनेट का चेयरमैन जब बलूचिस्तान का लेकर आएंगे तो फिर बलूचिस्तान के सारे हल हो जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में एक सोची समझी एक पूरा एक प्लानिंग है, और उसके अंदर नवाज शरीफ साहब भी कहीं ना कहीं ट्रैप नजर आते हैं। इसी वजह से हासिल बजंजो साहब का नाम उनका आया बलूचिस्तान का। जो मेरी मालूमात है गरीदा वो ये कि एक कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पे सादिक संजानी साहब का नाम जो है वो फाइनल है, जिस पे पीटीआई का इत्तफाक है और पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप का भी इत्तफाक है। गो कि उन्होंने अभी तक हतमी तौर पे सरकारी पार्टी में तो कल की मीटिंग में इतनी हंगामा आराई हुई है कि बस गिलास टूटते टूटते सर फटते फटते कि जी ये क्या हुआ। और सादिक संजरानी पर तो जो मेरी बात हो रही है पीपल्स पार्टी के लोगों से, वो कहते हैं कि जी हम किसी सूरत सादिक संजरानी को नहीं मानेंगे। अब ये देखें, बात ये कि जिन लोगों से आपकी बात हो रही है, जिन लोगों से हम लोगों की बात हो रही है, और जिन लोगों से उनकी बात कहीं और हो रही है, उसके अंदर कॉमन एक निकाले पॉइंट, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं सादिक संजरानी का नाम आता है। पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स इस वक्त दोहराए पे खड़ी है। हाँ। आसिफ अली जरदारी साहब रब्बानी साहब को तनकीद का निशाना बनाकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक प्रो पीपल पॉलिटिक्स शायद वो नहीं करना चाहते। नजरियाती लोग या नजरियात से करीब तरीन जो लोग थे वो कहीं ना कहीं इस बात पे नाला है, जिससे आपकी बात हो रही होगी, हमारी बात हो रही होगी, मजहर की बात हो रही होगी, जिया साहब की बात हो रही होगी, हम अच्छी तरह उन किरदारों को जानते हैं। तो दे आर इन अ फिक्स इस वक्त। और डिप्टी जो चेयरमैन है, मैं आपको एक मालूमात की बुनियाद पे कहूं कि जो आजाद उम्मीदवार थे, जब कंसेंसस कैंडिडेट ढूंढा जा रहा था तो उसमें एक बात आई कि बलोच और पश्तून, उसकी बुनियाद पे अनवारुल्लाह काकड़ साहब का नाम खारिज किया गया, सादिक संजानी साहब का नाम उस पर आया। डिप्टी चेयरमैन पर इस वक्त पीपल्स पार्टी पर पीटीआई का कंसेंसस है कि पीपल्स पार्टी अपना डिप्टी चेयरमैन का कर कृष्णा कोहली का नाम और जो है लेट्स पुट देयर एज अ पोजीशन कि अगर सादिक संजरानी ऑपोजिशन के मुत्तफिक का उम्मीदवार के तौर पे सामने आ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए क्या सेटबैक है, क्योंकि गिवन कि वो सेनेट की दूसरी बड़ी जमात है, राजी नहीं थी वो सादिक संजरानी के नाम पे। इनिशियली एक अपहीवल सा हुआ, नवाज शरीफ साहब की सियासी चाल के नताल के साथ राजी होगी, कड़वा घूंट उनको पीना पड़ेगा एक तरह से, लेकिन इसके फिर रिपरकशंस क्या होंगे? वुड देयर बी एन एस्टैब्लिशमेंट मैन ऑन द टॉप एंड हाईएस्ट चेयर ऑफ द हाईएस्ट सेनेट, द हाईएस्ट हाउस? देखिए, मेरा ख्याल है बड़ी खुशी से राजी होंगे, क्योंकि उन्होंने उनको राजी नहीं करना, उन्होंने जिनको राजी करना है उसके लिए वो बहुत खुश होंगे कि वो राजी होंगे। और दूसरी बात ये कि ये इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि रजा रब्बानी को सिराजुल हक सपोर्ट कर रहे हैं और आसिफ जरदारी मुखालफत कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान सपोर्ट कर रहे हैं और आसिफ जरदारी उन पर तनकीद कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ऐसा नाम कि जो शायद मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फख्र बन सकता है, उस नाम को के बजाय वो एक ऐसे नाम को सपोर्ट कर रहे हैं कि जिसमें ये तो कहा जा रहा है कि वो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो भी नामजद हो रहे हैं उन्होंने बलूचिस्तान का केस कभी भी उस तरह लड़ा होगा जिस तरह रजा रब्बानी ने लड़ा है। तो मसला ये नहीं है कि बलूचिस्तान का केस कौन लड़ता है और बलूचिस्तान से कौन आदमी होता है, लेकिन मसला ये है कि बलूचिस्तान के बयानिए को किस अंदाज में सेनेट के अंदर कौन लेके चलता है। तो मेरा ख्याल है ये जो खेल बलूचिस्तान से शुरू हुआ था उसकी एक्सटेंशन सेनेट के इलेक्शन में हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। लेकिन
पीपल्स पार्टी चाहे और ऑपोजिशन चाहे मज़हर साहब, इंटरप्शन की माजरत जवाब मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन इसमें मेरा ये सवाल ऐड कर लीजिएगा सप्लीमेंट्री कि क्या इस सारे खेल में जरदारी साहब कहीं स्लिप कर गए, कहीं कोई गलती हुई उनसे? नहीं, जरदारी साहब, मसला ये कि मेरा ख्याल है इस सबसे जो जरदारी साहब अगर बहुत बड़ा सवाल उठेगा कि इन सारी चीजों के बावजूद, इन सारे कंसेशन के बावजूद, किसी नादीदा कुव्वतों को खुश करने के बावजूद अगर वो ये खेल हार जाते हैं तो, और पीपल्स पार्टी कल ये क्या जवाब देगी कि पीपल्स पार्टी अपना नामजद उम्मीदवार जो मुत्तफिका हो सकता था उसके बजाय उन्होंने किसी एक ऐसे नाम को पे इत्तेफाक किया जिसके बारे में बहुत से सवालात उठे हैं, जिस पूरी सियासत के बारे में बहुत सवालात उठे हैं, उसके बावजूद कल अगर वो इलेक्शन ये हार जाते हैं तो फिर ये सवाल उठेगा कि पीपल्स पार्टी ने एक ऐसे आदमी को जिससे पूरी पाकिस्तान की सियासी जमातें मुत्तफिक थी, उसके बजाय उन्होंने एक ऐसे आदमी को प्रेफरेंस दी कि जो पता हासिल नहीं कर सका। तो हर दो सूरतों में, चाहे ऑपोजिशन जीतती है या हारती है, हर दो सूरतों में जरदारी साहब की जो सियासत है वो तो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को बहुत शदीद नजरियाती तौर पे पीपल्स पार्टी के नजरियाती लोगों को बहुत शदीद नुकसान पहुंचेगा और वो मायूसी उनके चेहरों पे आया है। उन लोगों पे मेरी पर्सनली बहुत से लोगों से जो पीपल्स पार्टी के पुराने लोग हैं उनसे गुफ्तगू हुई है और उनकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि हम ये कौन सी सियासत करने जा रहे हैं, हम ये कौन सी पॉलिटिक्स में पड़ गए हैं, हम किसको खुश करने के लिए हैं और उसके नतीजे में क्या होगा। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी के जितने लोगों से बातचीत चल रही है बहुत परेशान हैं वो, बावजूद इसके कि आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मीटिंग चल रही है, लेकिन बहुत परेशान हैं वो। जो आप बात कर रहे हैं मज़हर साहब के पीटीआई के जो नजरियाती, पीपल्स पार्टी के जो नजरियाती लीडर हैं वो परेशान रहेंगे, वो अभी भी परेशान हैं। शामी साहब, यही सवाल लेके आपके पास आऊंगी कि सादिक संजरानी को क्या पीपल्स पार्टी के लोग वोट देंगे, नंबर 1, और क्या यह समझा जाए कि इस सारे सिनेरियो में चेयरमैन सेनेट के हवाले से इमरान खान साहब ने ज्यादा अच्छी सियासत की है जरदारी साहब की निस्बत? देखें, मुझे तो मालूम नहीं है कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स क्या करेंगे, लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी की इज्जत जो है उसको बड़ा शदीद धचका लगेगा। ठीक। और अब अगर वो संजरानी साहब का साथ देते हैं और रब्बानी साहब के मुकाबले में उनको तरजीह देते हैं तो पीपल्स पार्टी कहां जाके अपना मुकदमा लड़ेगी और जरदारी साहब किस मुंह से इस अपने फैसले का दिफा कर सकेंगे। तो ये तो उनके लिए बहुत एक सुबकी की बात होगी और एक रुसवाई की बात होगी। और जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, देखिए उनका मामला बड़ा वाज़ेह था। जो मेरा ख्याल लगता है जो मंसूबा बनाया गया था उसके तहत बलोचिस्तान के हाथ पर बैत करनी थी उनको, तो वो उन्होंने कर ली। अब जब अब्दुल कुद्दूस बदिंजो जो थे उन्होंने अपने वोट जरदारी साहब की के पलड़े में डाले और ये कहा कि सवाब दीदी इख्तियार हम उनको दे रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब के लिए मुमकिन नहीं था अब उनके कि वो जरदारी साहब के साथ इस तरीके से खड़े हो जाते और अपने वोट उनकी खिदमत में पेश कर देते। तो उन्होंने फिर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बलोचिस्तान का होगा या फिर हम इसके साथ नहीं होंगे। तो जरदारी साहब की चाल उल्टी हो गई। जो वो कह रहे थे कि चेयरमैन अपनी पार्टी से लाएंगे, तो अपनी पार्टी से वो चेयरमैन लाने की पोजीशन में नहीं रहे। रजा रब्बानी उनकी पार्टी से हो सकते थे और हो सकते हैं, और कोई दूसरा आदमी ऐसा मौजूद नहीं है। जो नाम वो ले रहे थे उनको कोई कबूल करने पर तैयार नहीं हुआ और मेरा ख्याल एक बड़ा शदीद धचका लगा है। बजाय इसके कि वो लोगों को इस्तेमाल करते, मेरा ख्याल लोगों ने उनको इस्तेमाल कर लिया है। That's the point। यही सवाल था मेरा। ज़ियाउद्दीन साहब, आप इस पे कमेंट करेंगे कि बावजूद इसके क्योंकि जरदारी साहब की सियासत ऐसी रही है कि वो एट द एंड रिजल्ट में विनर के तौर पे सामने आते हैं, चाहे वो पूरी गेम में लूज क्यों ना कर रहे हो। क्या आपको अभी भी लगता है कि वो इस्तेमाल हो गए हैं यहां पर इस सियासत में? वो समझते हैं कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को, लेकिन मेरा जानता ख्याल है कि वो अपने आप को बचा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ द पार्टी इटसेल्फ। लेकिन मैंने भी कैलकुलेशंस किए हुए हैं, और अगर ये रब्बानी साहब कंसेंसस कैंडिडेट नहीं होते हैं तो पीएमएल का कैंडिडेट जीतेगा।
वो इसलिए कि पीएमएल के पास सबसे ज्यादा नंबर हैं वोट्स के, और कुछ उनके जो साथी हैं वो लेकिन क्या वो एस्टैब्लिशमेंट को काबिल कबूल होगा? वो तो बात की बात है ना, जब इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि हाथ उठा के तो इलेक्शन नहीं हो रहा है ना, खुफिया इलेक्शन हो रहा है। तो पीपल्स पार्टी के कुछ लोग, उन्हें 4-5 का मसला होगा, पीएमएल पीपल्स पार्टी के वोट फिर नून को जा सकते, नून को चले जाएंगे। वो खुफिया इलेक्शन होगा तो वो अच्छा, वो मैंने डिप्टी को तो दे देंगे सारे के सारे, लेकिन चेयरमैन के लिए वो मेरे ख्याल से वो देंगे उनको, और 4-5 का ही मसला होगा, दिल बी मिसिंग विनिंग नंबर। अवैस तौहीद साहब, आप एग्री करते हैं इस कैलकुलेशन से? जी देखिए, बिल्कुल ज़िया साहब जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल जो मेरी इत्तलात है वो ये कि पीटीआई और बलूचिस्तान के आज़ाद उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान और साथ साथ में जो इस वक्त तक रवाबित हो रहे हैं वो हो रहे हैं एमक्यूएम के सेनेटर्स के साथ, एमक्यूएम के डेलीगेट। कल उनकी दोनों डेलीगेशंस की हैदराबाद और पीआईबी के खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार की मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन चूंकि नवाज शरीफ साहब ने उन कैंडिडेट नहीं बताया बकौल उस डेलीगेशन के मेंबर्स के, तो उन्होंने अभी तक ये फैसला नहीं किया। लेकिन अभी तक आज़ाद अरकान बलूचिस्तान के और उनके हवारी जो हैं वो बात कर रहे हैं एमक्यूएम के 4-5 निगत मिर्जा हैं, 4 हैदराबाद के साथ हैं, और निगत मिर्जा के बारे में बड़ा मजे का खेज जुमला आता है कि वो 50-50 हैं। अब मुझे पता नहीं कि 50 किस तरफ देंगी। और जेयूआई के जो प्रैग्मेटिज्म में माहिर हैं, सियासी जाहिर बात है क्लैरिक उन्हें समझा जाता है, पॉलिटिशियन बहुत बड़े हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को एक पलड़े में डालें और मौलाना फजल रहमान साहब को दूसरे में, तो मौलाना फजल रहमान साहब का फिजिकल जुस्सा तो भारी होगा लेकिन सियासी जुस्सा भी बहुत भारी होगा। मैं समझता हूं कि उनके वोट भी डल सकते हैं, तो इस तरह से होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है साजिद संजरानी साहब के बारे में जो कंसेंसस कैंडिडेट बकौल उस ब्लॉक के हैं। ये पीपल्स पार्टी के लिए कितनी बड़ी सुबकी है, ये पीपल्स पार्टी के लिए पॉलिटिकली कितनी बड़ी सुबकी है कि आप दूसरी बड़ी जमात हैं। नजरियाती सुबकी हो गई उस रोज जिस रोज कोयटा के अंदर, बाजार के अंदर रजा रब्बानी साहब जैसे डेमोक्रेट आदमी को, जिस पे एस्टैब्लिशमेंट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट जितनी कुव्वतें हैं वो सब उनको पसंद करती थी, चाहे उनसे इख्तलाफ हो या इत्तफाक हो, और उनको जब चौराहे पे लाके उनको तनकीद का निशाना बनाया, उस वक्त मेरे ख्याल में बहुत कुछ खो दिया। और मैं ये समझता हूं कि अभी भी अगर उनको नहीं सही मनाया गया और चेयरमैन के कैंडिडेट के तौर पे नहीं आए, जो बहुत स्लिम चांसेस हैं, बिल्कुल ही नहीं है मेरे ख्याल में, तो फिर हो सकता है कि रजा रब्बानी साहब आने वाले दिनों के अंदर मुस्ताफी होने का फैसला भी कर लें। इतने दिल बर्दाश्ता थे गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर, माजी के जो अभी जो दिन गुजरे हैं बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता थे। तो पीपल्स पार्टी ने तो बहुत कुछ खोया नजरियाती तौर पे। अब वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इलेक्टेबल्स की, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं गठजोड़ की। देखिए पॉलिटिक्स तो होती इख्तिदार के लिए, लेकिन नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है सेनेट के चुनाव के लिए कि वो एस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम देना चाहती है कि बालादस्ती का, सियासी बालादस्ती का यही मेरा सवाल था जिसपे आप अपने जवाब के एंड पे आए, लेकिन यहां से हम डिबेट आगे भी लेके जाएंगे। मुझे मजहर साहब से एक सवाल करने की इजाजत दीजिएगा। मजहर साहब, एस्टैब्लिशमेंट का बंदा होगा चेयरमैन सेनेट, नून का बंदा होगा, क्योंकि इस वक्त जो चल रही है जंग वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट की जंग चल रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर रजा रब्बानी साहब उम्मीदवार के तौर पे सामने नहीं आते तो फिर बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ जरदारी साहब का जो ताल्लुक है उसमें क्या आप मजीद दरार पड़ते हुए देखेंगे? क्योंकि एक तरफ जरदारी साहब ने कहा थैंक यू वेरी मच, मैं नहीं चाहता रजा रब्बानी को, दूसरी तरफ अगले दिन बिलावल भुट्टो साहब इस्लामाबाद पहुंचते हैं, सबसे पहली मुलाकात रजा रब्बानी से करते हैं, तस्वीरें रिलीज करवाते हैं। देखिए बिलावल भुट्टो जब उनसे मिले थे तो उन्होंने बाकायदा तौर पे रजा रब्बानी से ये कहा था कि आसिफ जरदारी साहब ने जो बात की है, को चेयरमैन ने जो बात की है आपके मुताल्लिक, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। वो जाहिर है उनके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन है बिलावल भुट्टो के लिए, वो पब्लिकली उस तरीके से चीजें नहीं कह सकते जिस तरीके से वो मीटिंग के अंदर ये बात करते हैं। देखना ये कि इस वक्त जो फैसला होगा उससे देखना ये कि बिलावल भुट्टो का वेटेज कितना नजर आता है हमें उस फैसले के अंदर, और ये बहुत मुश्किल फैसला, पीपल्स पार्टी जो बहुत आसान फैसला कर सकती थी उसने अपने लिए बहुत ज्यादा मुश्किल फैसला किया। देखिए अभी ओवैस कह रहे थे कि सियासत होती है इख्तिदार के लिए, चीज ये कि इख्तिदार अगर इख्तिदार के बगैर हासिल किया जाए तो उस पर, और खास तौर पे एक ऐसी जमात का जिसकी एक बड़ी स्ट्रगल रही है डेमोक्रेसी के लिए, जिसके लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, एक अपने ही एक इतने एक्सेप्टेबल रिस्पेक्टेबल फेस को गंवा देना, इस तरीके से गंवा देना कि आप किसी
कुछ लोगों को प्लीज करने के लिए, अपने ऊपर कायम होने वाली इंक्वायरीज को खत्म करवाने के लिए, अपने खिलाफ होने वाली चीजों को बंद करवाने के लिए अगर आप इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हो, उसके बावजूद भी अगर आप हार जाते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी को सिर्फ ये सोचना पड़ेगा उस सूरत में आप कहां खड़े होंगे कि तमाम तर कंसेशंस के बावजूद अगर ये ऑपोजिशन ये चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार जाती है, जो बआसानी वो जीत सकती थी, तो फिर आसिफ अली जरदारी कहां खड़े होंगे। और अगर जीत गए तो और रजा रब्बानी ने वोट नहीं लिया और रजा रब्बानी और फरतुल्लाह बाबर जैसे लोग साइडलाइन हो गए, तो फिर पीपल्स पार्टी की जो पूरी सियासत है उस पर ऑलरेडी बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ गया है। और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की सियासत को अनबेरेबल लॉस होगा। मजहर साहब, यही इसी पॉइंट से आपके पास आऊंगी। ब्रेक पर जाने से पहले मजहर अब्बास साहब जो बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी की सियासत के हवाले से, जरदारी साहब विन कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कहां स्टैंड करेगी, आगे का पॉलिटिकल मंजरनामा क्या होगा, बहुत आसानी से बहुत अच्छा कैंडिडेट लेके आ सकती थी, लेकिन इसके पीछे जो बलोचिस्तान की एक तवील एक्सरसाइज थी, फिर उसका मकसद क्या था? गरीदा, पहले तो मुझे आवाज नहीं आई मजहर अब्बास साहब की, मुझे कुछ मालूम नहीं उन्होंने क्या कहा, लेकिन अब जो बात मैं अब अपने अंदाजे से कर रहा हूं, देखिए बलूचिस्तान की जो एक्सरसाइज थी उससे मुस्लिम लीग नून को सदमा पहुंचा, एक पूरा सूबा उसके हाथ से निकल गया और पंजाब की तरह उसके पास भी भारी अक्सरियत होती, वहां से एक आध सीट को छोड़कर बाकी सारी नशिस्तें उनके पास आ जाती बलूचिस्तान से। अगर ऐसा होता तो आप खुद अंदाजा लगाएं उनकी पोजीशन कितनी मुस्तहकम होती, वो यानी बहुत कम वोटों के साथ उनकी मेजॉरिटी हो जाती। तो इस तरीके से जो वो किरदार अदा कर सकते थे सेनेट में, वो अब नहीं कर पाएंगे और मुस्लिम लीग नून को ये सदमा उन्होंने पहुंचाना था और पहुंचा दिया है। ठीक, तो आपका मतलब है कि सिर्फ कट टू साइज करना था, उसके बाद जो एस्टैब्लिशमेंट का एक लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता था वो अचीव ना भी हो तो चलेगा। वो देखिए सेनेट का चेयरमैन जो है वो भी एक नफ्सियाती लड़ाई है। रब्बानी साहब सेनेट के चेयरमैन थे, उन्होंने क्या जहाद कर दिया था एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। भाई वहां जो मेजॉरिटी थी उसी को फैसले करने होते हैं, उसी को कानून मंजूर करने होते हैं। तो मुस्लिम लीग नून को तो पर उसके काट दिए हैं जहां तक कट सकते थे। अब अगर कोशिश करेंगे कि अगर चेयरमैन उनका ना आने पाए तो मजीद उनको एक नफ्सियाती तौर पर एक सदमा पहुंच जाएगा। सर, अगर एस्टैब्लिशमेंट का कोई दिलबर या कोई दिलदादा चेयरमैन सेनेट बन जाता है तो उसके बाद जो 18वीं तरमीम का मामला है, जिस पर एक डिबेट का आगाज हो चुका है, बहुत संजीदा डिबेट का आगाज हो चुका है, ज़ियाउद्दीन साहब फिर उसका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए अगर नहीं, मगर ये बताएं कि 18वीं तरमीम के बाद तो चेयरमैन बने हैं रजा रब्बानी, 18वीं तरमीम तो पहले हो चुकी थी इससे। सर, इस वक्त जो डिबेट इनिशिएट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, जो आने वाले हफ्तों में मजीद जोर पकड़ जाएगी, 18वीं तरमीम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कौन कौन सी शिक़ें होनी चाहिए, उसके हवाले से सवाल ज़ियाउद्दीन साहब। जी हाँ, मतलब ये कि 18th अमेंडमेंट जो है इस सिलसिले में रब्बानी साहब ने जो कुछ भी काम किया ड्यूरिंग द 3 years, अगर आप उसको उठा के देख लें तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा एस्टैब्लिशमेंट के लिए। मिसाल के तौर पर ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के सिलसिले में उन्होंने रूलिंग अपनी रिजर्व कर ली है वो, और ये कहा उन्होंने अगर मैं ये रूलिंग दे दूं तो आजकल की जो सिचुएशन है उसमें और भी गंभीर डेवलपमेंट्स हो जाएंगे। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल ये है कि जुलाई 26 को जब डिस्क्वालीफाई हुए थे नवाज शरीफ साहब, उसके बाद से उन्होंने उनकी जो ही इज ऑन ए रोल, ही हैज बीन ऑन ए रोल, उनको रोकने की कोशिशें बहुत हुई हैं। बलूचिस्तान वाली हुई है, ये डुअल नेशनलिटी के सिलसिले में जो काम हुआ था वो, और फिर वो 15 PML कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट करवाना, सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन मुझे लगता है कि फाइनली as it has been happening, मेरे ख्याल से PMLN would come out successful. ओके, इंटरेस्टिंग। अवैस तौहीद साहब, 18वीं तरमीम का मुस्तकबिल आप खतरे में देखते हैं किसी तरह से?
देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो हो चुका है स्टेप, उसके बाद आगे ही जाते हैं। जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ हर्डल्स हैं और वो रहेंगी, और कैपेसिटी का मसला है प्रोविंसेस के, और खासतौर पे एस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन लीडरशिप जो है उसके दरमियान एक कंसेंसस होना है कि क्या चीज सही है क्या चीज नहीं। देखिए मैं गरीदा एक मुख्तसर से बात करूंगा, हमने बहुत चर्चा किया और हम कहते भी हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन हमारे अपने सियासी रहनुमा, हमारी अपनी सियासी क़ुव्वतें, क्या जमहूरी अक़दार, जमहूरी उनके तौर तरीके हैं जो इस सारे मामले के अंदर, सियासी खेल के अंदर, या सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का किरदार ही होता है? आप देखिए कि गरीदा अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ये हम हमेशा सिविल मिलिट्री टाइज की बात कर रहे होते हैं, ये अली जहांगीर सिद्दीकी की अपॉइंटमेंट अमेरिका को बतौर सफीर कैसे हो गई? सर ये आपने इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट उठा दिया, इस पे पूरा प्रोग्राम हो सकता है। देखिए मैं कह रहा हूं गरीदा कि एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप से कोई कंसेंसस लिया, तो फिर किस तरीके से ये एक पेज पे आ सकते हैं? सिविलियंस कहते हैं कि हमने कंसेंसस लिया, जबकि दूसरी साइड कहती है कि हमें इस पर कोई एतमाद में नहीं लिया गया। तो ये भी एक बड़ा पता है कि जॉर्डन के इंडिपेंडेंस डे पे मुलाकात हुई थी जहांगीर सिद्दीकी से, अली जहांगीर से, उसका क्या ताल्लुक है? कराची ग्रामर स्कूल का तालीम याफ्ता है, बीए इकोनॉमिक्स में किया है, 40 साल का, वो इस पे मुझे पोर्चुगल, मालदीव्स कहीं पे लगा देते, अमेरिका जहां पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आपके खिलाफ है मुल्क के, वहां पर आप उनको तैनाती करें, कितनी? सर वो कहते हैं कि ही इज अ गुड बिजनेस टाइकॉन, ही इज सक्सेसफुल कॉर्पोरेट, ही कैन प्ले गुड गोल्फ, ही कैन स्पीक गुड इंग्लिश, एंड ही इज प्रेजेंटेबल फॉर दैट। सन-इन-लॉ से दोस्ती है। Apart from all the other credentials, लेकिन जमहूरी अखबार का पास रखना चाहिए। मजहर अब्बास साहब, सर इन सारी बातों पे कमेंट कर दीजिएगा। 18वीं तरमीम का मुस्तकबिल आपको खतरे में लगता है सर किसी भी तरह से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 18वीं तरमीम का मुस्तकबिल खतरे में है। मेरा ख्याल है तमाम तर कमजोरियों के बावजूद कम से कम सियासी कुव्वतें इतनी ताकतवर तो हैं ही कि वो 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। वो ये बात अभी जो वैस कह रहे थे बिल्कुल ठीक है कि देखिए आप कमजोर होते हैं तो दूसरा मजबूत होता है। पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें जो गलतियां करती हैं, जो चाहे वो बैड गवर्नेंस की सूरत में हो या गैर जमहूरी रवैयों की सूरत में हो या गलत फैसलों की सूरत में हो, मेरा ख्याल है अली जहांगीर सिद्दीकी का अपॉइंटमेंट इस वजह से किया कि शायद अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना ही नहीं चाहते। सर मुझे इस पे आप सबके साथ एक डिबेट करनी है, क्योंकि उनका अपना मुस्तकबिल खतरे में है कि वो कब तक रहेंगे एम्बेसडर अमेरिका में। सर थैंक यू सो मच। मजहर अब्बास साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब सर बहुत शुक्रिया, ज़ियाउद्दीन साहब, अवैस तौहीद साहब बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू कमिंग वीक। अल्लाह हाफिज़।